नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज ऑनलाइन चैनल में। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम इकट्ठे हुए हैं पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए। ठीक है, एग्जाम हमारा 2 दिन बाद है, तो जितने ज़्यादा पीवाईक्यू सोल्व करेंगे हम, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा तुर्की और चौथा अंग्रेजी। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, संस्कृत तो अपनी प्राचीन भाषा है ही, आर्य भाषाओं में रहेगी। प्राकृत उसी से निकल के बनी है। ठीक है, अंग्रेजी भारोपे परिवार की है। तो एक बच गया अपना ये वाला एलिमिनेशन मेथड से, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। अलग है, सबसे अलग भी है, ये देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ है यौगिक नहीं। ठीक है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ है यौगिक नहीं है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा सबसे पहला ही पीला। ठीक है, ये सब यौगिक शब्द हैं तीनों के तीनों। ठीक है, 3 तरह के शब्द होते हैं, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो इनमें से पीला जो है ये हमारा रूढ़ शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जिनका खंड का कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, माफ कीजिएगा, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनके खंड का कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, और यौगिक शब्द कई अलग अलग शब्दों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो इनमें से रूढ़ शब्द है हमारा पीला, ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? फारसी भाषा का कौन सा शब्द है? ठीक है, इनमें से बताना है फारसी भाषा का कौन सा शब्द है। दाग, औरत, नीलम या फीस। देखो इसमें औरत, नीलम ये तो होंगे नहीं, ये दोनों हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, और दाग और फीस, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा शब्द है फारसी का? दाग, ये याद कर लेना, दाग शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? ठीक है, किस लेखक के बारे में कहा है? तो अपने ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो ये देखिए किसके लिए कहा गया है। देखिए इतना बढ़िया व्यक्तित्व, इतना तगड़ा व्यक्तित्व इन चारों में से किस लेखक का हो सकता है, ये आप खुद ही ध्यान लगा दीजिए। सबसे ज्यादा मशहूर कौन से हैं? अपने रामचंद्र शुक्ल ही हैं। ठीक है, और ये एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है ये। ठीक है, इतना बढ़िया व्यक्तित्व, इतना खतरनाक जो कोई लेखक है, कोई व्याख्याकार है, वो हमारे शुक्ल जी हुए हैं। तो ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। देखिए, सब कुछ पढ़ना, सब कुछ याद करना बहुत मुश्किल होता है, कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है क्वेश्चंस में, ठीक है, आंसर निकालने के लिए कॉमन सेंस होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए विषय के बारे में, बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? पंचविडाल में कौन सा शामिल नहीं है? पंचविडाल कौन कौन से होते हैं? पंचविडाल यानी 5 शत्रु हमारे कौन कौन से हैं? ये देखिए, बहुत ही आसान है। आलस्य ऑप्शन है, बी है हमारा हिंसा, तीसरा है चिकित्सा और चौथा है अहंकार। तो आप यही देख लीजिए, आलस्य जो है नेगेटिव है, हिंसा नेगेटिव वर्ड है, चिकित्सा पॉजिटिव वर्ड है और अहंकार नेगेटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड हमारा एक ही है यहाँ पे, चिकित्सा, तो ये पंचविडाल में शामिल नहीं होगा। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगला है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन किस आलोचक का है? तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर ही आंसर है। अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या? योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं को सांप्रदायिक रचना मात्र किसने कहा था? बताओ बताओ दोस्तों। जब हमने भक्ति काल पढ़ा था, भक्ति काल में हमने रामचंद्र शुक्ल के पढ़े थे कथन, भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़े थे। उन्होंने सिद्धों और बौद्धों को तो भक्ति काल से बाहर ही रख दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इनकी रचना को सांप्रदायिक रचना मात्र माना था। तो इस प्रश्न से ही उत्तर निकल रहा है क्या? रामचंद्र शुक्ल। ज्यादा कोई रटने वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है हमारा, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, उद्भावना होना चाहिए, उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये देखिए, इसमें भी प्रश्न में ही उत्तर है, छिपा हुआ है, ठीक है। बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था मिश्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो इसमें भी वृत्त संग्रह का जिक्र हुआ है, इस कथन में वृत्त संग्रह का जिक्र हुआ है। और वृत्त संग्रह किसने बताया था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो सीधा सीधा हमारा उत्तर इसका भी हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। इसमें कथन पढ़ने से ही रामचंद्र शुक्ल के कथन पता चल जाते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी हो जाता है। अगला है क्वेश्चन 8, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। अगला क्वेश्चन,
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया था? ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बेसिक क्वेश्चन? क्योंकि ये जो नामकरण जिसने दिया था वो पहला साहित्य इतिहासकार है अपना, जिसने पहली बार काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखो इसका ऑप्शन है हमारा मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो काल विभाजन मिश्र बंधु का इस हिसाब से था ही नहीं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। राम कुमार वर्मा का भी बहुत से लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो एकदम तल्लीन होकर के और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये भी पढ़ लिया होगा, इनके इतिहास ग्रंथ भी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। इनका काल विभाजन जरूर से याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 11 भागों में काल विभाजन किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। चारण काल सबसे पहला क्या था इनका? चारण काल, ठीक है। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ऐसे कर करके और 11 का हिस्सों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्राकृत में से निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? दब सहाव पयास किसका है भाई? दब सहाव पयास हमारे ऑप्शन है वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल। माइल धवल, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा माइल धवल, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा माइल धवल। इसके लेखक कौन थे? आचार्य देवसेन। लेखक भी इसके याद कर लेना, कौन थे? आचार्य देवसेन। और प्राकृत में रूपांतरण किसने किया था? माइल धवल ने, ठीक है। इसके देवसेन आचार्य देवसेन थे इसके लेखक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किसमें किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वपन। लाला मदन मोहन पात्र किसका है? परीक्षा गुरु का। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इस प्रकार के कि कौन सा नाटक लेखक का नाम दे दिया जाएगा उसका नहीं है, कौन सी कहानी उसकी नहीं है लेखक का नाम दे दिया जाएगा, और 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से हमें छांटना है सही आंसर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 में उदय शंकर भट्ट का कौन सा नहीं है? विश्वामित्र, ए, बी मत्स्यगंधा, सी राधा, और डी नारद की वीणा। तो सही उत्तर हो जाएगा नारद की वीणा। ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमें याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी, कोई एलिमिनेशन नहीं चलेगा। ये जिसको याद है वो सही करके आ जाएगा, जिसको याद नहीं है वो गलत ही करके आएगा। चलो क्वेश्चन संख्या 12। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी
निबंध करुणा, करुणा निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। इसमें शुक्ल ने निर्धारित किया है क्या, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी, करुणा पात्र अथवा विषय में दुख मात्र से उत्पन्न होता है। सी, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। डी, करुणा का आलंबन यानी विषय करुणा करने वाले यानी आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसी में गड़बड़ करके आ जाते हैं हम लोग। इसमें पूछा है शुक्ल जी का मंतव्य कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ये देखिए, इसी में नेगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है और मैक्सिमम यही होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड जुड़ा होता है वही हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वयसंधि और किशोर मन के मनोविज्ञान अंकन का प्रयास किया गया है। पहला है शेखर एक जीवनी, दूसरा त्यागपत्र, तीसरा पर्दे की रानी और चौथा है जयवर्धन। तो इसमें बताइए मनोविज्ञान का अंकन बाल, वयसंधि और किशोर के मन के मनोविज्ञान का अंकन किया गया है, कौन से में किया गया है? शेखर एक जीवनी में। किसमें किया गया है? शेखर एक जीवनी में। किसने लिखा है ये? अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने लिखा है। अज्ञे जी का पूरा नाम कमेंट में करके बताना भाई, कमेंट में लिखना अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। भाई उपन्यास, नाटक, कहानी, इनके पात्र हमेशा पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन में, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। पक्का याद करके जाना है ये सारे के सारे पात्र, ठीक है। तो मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। कौन कौन नहीं है? ए है प्रशांत और कालीचरण, बी है श्रीधर और सरस्वती, सी है कमली और सुमृत दास, डी है हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसमें हो जाएगा बी, श्रीधर और सरस्वती। पात्र याद होने चाहिए सभी उपन्यासों के, तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे सही हो पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। ये नई कहानी के बारे में है। ये कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? किस लेखक ने कहा है? ये कथन किस लेखक का है? भीष्म साहनी का है, या फिर बी शिव प्रसाद सिंह का है, या सी राजेंद्र यादव का है, या डी कमलेश्वर का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कमलेश्वर, ठीक है। कमलेश्वर का है ये कथन। इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें अगर याद करने लायक कुछ है तो इसको याद कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या हमारी 16, प्रश्न संख्या 16। शक्ति ही कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं।
प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? ये प्रतिभा के बारे में ये उद्धरण है, ये किस आचार्य का है? आचार्य कुंतक का, या पंडित राज जगन्नाथ का, या आचार्य मम्मट का, या आचार्य दंडी का? ये हमें बताना ये किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट का है ये। ठीक है, आचार्य मम्मट का है ये। अगला है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? रसों की संख्या 8 किसने मानी है? कौन से आचार्य ने मानी है भाई? पहला ऑप्शन है दंडी, दूसरा धनंजय, तीसरा रुद्रट, चौथा अभिनव गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दंडी। दंडी ने मानी है रसों की संख्या 8। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठ और ड, 8 और दंडी, ठ और ड का मेल करके हम इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का बस एक आसान सी ट्रिक है और कुछ नहीं। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? I.A. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। बी ऑप्शन है I.A. रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। सी है रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। डी है रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। नहीं है, देखो जिसमें भी ये नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें नहीं आ गया ना 90% वो मानना कि वो उत्तर हमारा नहीं होगा। ठीक है, और यानी डी हमारा होगा ही नहीं। अब इन तीनों को हमें देखना है। ठीक है, इन तीनों को हमें देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। प्रश्न संख्या 19, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? बिंबवाद किस आचार्य ने दिया था? बिंबवाद एजरा पाउंड ने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एजरा पाउंड। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। मूल स्थापना नहीं है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ए सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, बी जनजातियों माफ कीजिएगा, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष ये तो है, जनजातियों के विस्थापन का त्रास ये भी है, सत्ता के प्रति मोह, और डी है जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो आदिवासी हैं जो नाम से ही पता चल रहा है। आदिवासी विमर्श में क्या क्या आता है? ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उत्तर हो जाएगा सत्ता के प्रति मोह। एक बार इसको रीचेक कर लेता हूं मैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सत्ता के प्रति मोह, ये है इसका सही उत्तर। ये उनकी मूल स्थापना में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय अममय प्रौढ़ हुई माफ कीजिएगा दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ये कथन किस लेखिका का है? रमणीका गुप्ता का है, या फिर मनु भंडारी का है, या फिर प्रभा खेतान का है, या फिर महादेवी वर्मा का है?
इन चारों में से बताना है हमें ये कथन किसका है। ये कथन है हमारा महादेवी वर्मा का। ये कथन है महादेवी वर्मा का। इसमें आप कैसे लगा सकते हैं ट्रिक? दुर्बल से, ठीक है। दुर्बल ब व महादेवी वर्मा दुर्बल है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। खाली याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा इन बातों को। खाली याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूं। क्वेश्चन 22 है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। मूल स्थापना कौन सी नहीं है इनमें से? सतीत्व ही स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखिए पहला ऑप्शन जो है यही नेगेटिव दिखा रहा है हमें, इसका अर्थ नेगेटिव हो रहा है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। भाई स्त्री विवर्ष में स्त्री को सती कर देना कोई पॉजिटिव बात तो लग नहीं रही है, यही है, ठीक है, यही सही उत्तर है इसका, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए इसके आंसर शीट रख रखी है मेरे पास, PYQ सीरीज की एक बुक से देख के मैं रीचेक कर रहा हूं अपने आंसर को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, मार्क्सवादी दर्शन में किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की स्थापना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। भीमराव अंबेडकर जी क्या नहीं चाहते थे इनमें से? गांधी जी की बातों पर चलने वाले इसको सही करके आएंगे और ये उनका उत्तर भी सही हो जाएगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इसको अंबेडकर जी नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। खड़ी बोली के लिए ये वाला कथन जो है किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल ने आरसी ने यह मत किस ग्रंथ के लिए कहा है? यह मत उनका किस ग्रंथ के लिए आया है? किस ग्रंथ के लिए आया है? किस रचना के लिए आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। इनमें से मुक्ति बोध की रचना कौन सी नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है मुक्ति बोध की। शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार है। मुझे इन दोनों में से ही लग रहा है, इन दोनों में से इसका उत्तर है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, एक मिनट इसको चेक ही कर लेता हूं। ये है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज मुक्ति बोध की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिल ने रोटी और संसद में कितने आदमियों का जिक्र किया है? A 4, B 5, C 2, D 3। कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिल ने 3 आदमियों का जिक्र किया है, ठीक है, 3 आदमी। कौन कौन है? एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है,
दूसरा खाता है और तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से सिर्फ खेलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उस पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य को सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। ये कथन किस भूमिका से उद्धृत है? ये कथन किस रचना की भूमिका में? भूमिका से प्रश्न आने लग गए हैं। अभी भूमिका पढ़नी बहुत आवश्यक है। जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, उनकी भूमिकाएं अवश्य पढ़ के जाना है। भूमिकाओं से क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं अभी। ठीक है, भूमिकाएं पढ़ के जानी है सारी की सारी। पूरी किताब बेशक मत पढ़ो, लेकिन रचना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मैं भी समझता हूं। पूरी पूरी पढ़ना और उनको याद करना एक पहाड़ जैसी बात है, लेकिन भूमिका पूरी पूरी पढ़ना जरूरी है। उनमें से क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो ये किस रचना से है? प्रिय प्रवास से है, भारत भारती से है, रश्मि रथी से है, या फिर कुरुक्षेत्र से है? कौन सी से है? ये देखिए, इस कथन के भाव से ही पता चल रहा है हमें। रश्मि रथी जिन्होंने पढ़ी है उसमें सूत पुत्र कर्ण का जिक्र है। पूरा जो है ये काव्य इन्हीं के ऊपर लिखा गया है और उसमें बार बार जाति का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मि रथी। क्वेश्चन नंबर 28, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हाँ आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसमें ये जो पंक्तियां दी हैं, इनमें कौन सा मंतव्य सही नहीं है? कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ए, अनुभव का महत्व, बी, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, सी, लोक ज्ञान की महत्ता, या फिर डी, सहज बात को सहजता से कहना। तो ये जो है कथन, ये जो पंक्तियां हैं, ये किसकी हैं? ये कबीर जी की हैं। ठीक है, कबीर जी अपने आप को अनपढ़ बताते थे, तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो कागज पे लिखी हुई बातों को बताते हो और मैं आंखों देखी, यानी अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। ठीक है, तो इसमें कौन सा मंतव्य नहीं है ये बताना हमें। बायाडंबर की वो हमें हमेशा से खिलाफत करते आए थे, तो वो ये काम कर ही नहीं सकते, उनका ये मतलब, ये तात्पर्य हो ही नहीं सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये मंतव्य इसका नहीं है, बायाडंबर की प्रतिष्ठा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में है? किस कवि के संदर्भ में ये टिप्पणी की थी? बिहारी, विद्यापति, रसखान या मलुकदास? बिहारी जी के तो बहुत बड़े फैन थे शुक्ल जी। ठीक है, इन तीनों में से कोई हो सकता है। इनमें से क्या है? सबसे ज्यादा किसने लिखा है आध्यात्म के बारे में? वो अपने विद्यापति ही हो सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। हाँ, इसका सही उत्तर है बी। सही उत्तर इसका बी है, विद्यापति। ठीक है, अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा किस उपन्यास में है? बताइए।
एक इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी या फिर बेघर? बताइए। अब ये यूजीसी नेट में हिंदी में ये प्रश्न आया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप ये देखिएगा आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है, जो रचना लगी हुई है उसी से आया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंटी। ये रचना लगी हुई है हमारे सिलेबस में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मी दासिन मैला आंचल की, परती परिकथा की, जुलूस की या कितने चौराहे की? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल की है ये पात्र। अगला क्वेश्चन है हमारा गोदान। गोदान से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, गोदान को अच्छी तरह से करके जाना है। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? गोदान से कथन भी आने लग गए हैं। ठीक है, किसने किससे कहा, इस प्रकार के प्रश्न गोदान से आते रहते हैं। गोदान को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? होरीराम किस गांव का रहने वाला था? बेलारी या फिर बी गंगोली, सी शिवपालगंज, डी पांडेपुर? ये हो जाएगा बेलारी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेलारी का रहने वाला था। ठीक है। गंगोली किस में है? गंगोली आता है राही मासूम रजा का था आधा गांव। जी हाँ, आधा गांव था, उसमें आता है गंगोली का जिक्र। ठीक है। और रंगभूमि, ये आता है हमारा रंगभूमि में, रंगभूमि उपन्यास में आता है पांडेपुर। रंगभूमि उपन्यास में आता है पांडेपुर। ठीक है, या फिर जानकारी के लिए ही बता रहा हूं मैं बस। और शिवपालगंज आता है हमारा राग दरबारी में। ओ, अगला क्वेश्चन देखो, राग दरबारी का ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? भाई पात्र तो हमें सारे याद करने पड़ेंगे, पात्र में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, पात्र हमें सारे याद रखने पड़ेंगे ही। ठीक है, कौन कौन से पात्र हैं इसमें से बताओ। मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन, सी मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, डी काशी शाह और गंडा सिंह। ए बी सी डी इनमें से बताइए सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी शाह और गंडा सिंह, यही हैं इसके पात्र। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? प्रथम विश्व युद्ध, कहानी सारी पढ़ लेना, कहानी पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, कहानी पढ़ने में मजा बहुत आता है, और पढ़ने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर सीधा आ जाएगा हमारा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये। ठीक है, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी याद रखना, 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। अगला है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद का इनमें से, जो कि मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर, मनोविकारों को पात्र के रूप में जो रखता है वो कौन सा है? ए विशाख, बी कामना, सी सज्जन या डी
प्रायश्चित। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कामना। ठीक है, बी, कामना। जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं उनकी विषय वस्तु मोटे मोटे तौर पर सारी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। ये किस नाटक की भूमिका में, किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में कही है? पहला ऑप्शन है हमारा सन्यासी, दूसरा हो जाएगा मुक्ति का रहस्य, सी हो जाएगा सिंदूर, और डी हो जाएगा राजयोग। इनमें से बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसमें से क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, सन्यासी शुद्ध है या अशुद्ध है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये सन्यासी जो लिखा है ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? किस नाटक में कहा है ये? ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी ध्रुव स्वामिनी, या डी स्कंदगुप्त। किस नाटक का है ये? ये हो जाएगा हमारा लहरों का राजहंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लहरों का राजहंस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। एक मिनट रुकिएगा जरा। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता और जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? पहला ऑप्शन है हमारा ए कैद, बी अलग अलग रास्ते, सी अंजो दीदी, या डी उड़ान। अभिजात्य वर्ग की कठोर अनुशासनबद्धता, अनुशासनबद्धता किसमें आता है? अंजो दीदी में। ठीक है, अंजो दीदी जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, अनुशासन में रखना चाहती थी सबको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अंजो दीदी। अगला प्रश्न है क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? पक्का याद करना, ये 4 श्रृंखला हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की। ठीक है, 4 भाग हैं, चारों के नाम याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। घुमा फिरा के क्या भूलू क्या याद करो से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता रहा है, तो इसको पक्का से याद कर लेना, चारों भागों के नाम। ठीक है, और कब कब प्रकाशित हुए थे ये और याद रख लें तो और भी अच्छी बात है। प्रकाशन वर्ष भी क्या पता कभी पूछ ही लें। ठीक है, तो क्या भूलू क्या याद करूं ये पहला भाग है। ठीक है, ये पहला भाग है, पहला हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से, और तीसरा हो जाएगा बसेरे से दूर, तीसरा हो जाएगा बसेरे से दूर। पहला हो गया नीड़ का निर्माण फिर से,
दूसरा हो गया, माफ कीजिएगा, पहला हो गया क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरा हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर से, तीसरा हो जाएगा बसेरे से दूर, और चौथा हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, 10 द्वार से सोपान तक। ओके, इसको पक्का याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति किस लेखक की है? मुक्ति बोध की आत्मकथा किसने लिखी थी? ए विष्णुचंद्र शर्मा, बी नामवर सिंह, सी रमेश चंद्र शाह, या डी हंसराज रहबर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? ए केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, बी उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, या फिर डी अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। ये देखिए, इन दोनों में विरोधाभास है। ठीक है, तो एक ये बात याद रखनी है हमें कि ये जो विरोधाभासी वाली जो कथन होते हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं में गच्चा खा जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी बातें कही थी? हमारा ए ऑप्शन है ए बी या सी, बी है ए बी या डी, तीसरा ऑप्शन है ए डी या सी, या फिर चौथा है हमारा बी सी या डी। तो ये देखिए, इनमें से ए है इन तीनों में। ठीक है, तो 99.99% इन तीनों में से ही है, ये एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में बी है। ठीक है, तो अब इन दोनों के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और दो जगह सी आया है, जो दो जगह डी आया है। ठीक है, तो अब इनमें से हमें चेक करना है कौन सा है। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए बी सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी, पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या केशव में कवि हृदय नहीं था? केशवदास की जो है वो बड़ाई नहीं की है बहुत ज्यादा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, उनकी बड़ाई नहीं की है, बिहारी जी की खूब बड़ाई की है। तो केशव जी के बारे में उन्होंने ये तीनों बातें कही हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, भावुकता भी नहीं थी, और वो संस्कृत से चुरा के अपने पांडित्य की धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बी है शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, सी है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, डी है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। 343 आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 क्या बोलता है? आर्टिकल 343 में इनमें से कौन कौन सी बातें हैं ये हमें बताना है। आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 में कौन कौन सी बातें हैं इनमें से? तो ये आर्टिकल 343 है, ये बात करता है संघ की राजभाषा के बारे में। ठीक है, संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। ए और बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, केवल ए और बी। ये न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तो इससे आगे वाले आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, राजभाषा के बारे में
राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेंगे, ये भी इससे अगले आर्टिकल्स में आता है 343 में। ये पहली दो ही बातें, ठीक है। अगला आ जाएगा, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या क्या हैं? पहला है स्वातंत्र्योत्तर नए भाव बोध का विकास। दूसरा है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता। तीसरा है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। और चौथा है पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। इनमें से हमें सही उत्तर छांटने हैं। ए हमारा पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है बी और सी और डी, या फिर बी और डी। इनमें से सही उत्तर हमें बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उनके नाटकों में बी और सी, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बताओ कौन कौन से उपन्यास हैं विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित? परिशिष्ट है, चक्रव्यूह है, अपने अपने चेहरे हैं, दूधशाही रंग है। इनमें से बताने हैं कौन से दो उपन्यास हैं जो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित हैं। हमारे ऑप्शन है ए और सी, या फिर बी और डी, या फिर सी और डी, या फिर ए और बी। सही उत्तर बताना है हमें इनमें से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं? बताना है। इन पांचों में से कौन कौन से, माफ कीजिएगा, इन पांचों में से राम भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। इनमें से कौन कौन से हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो अग्रदास भी हैं, नाभादास भी हैं, हृदयराम भी हैं। स्वामी हरिदास नहीं है, इन्होंने तो कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं ये तो, ठीक है। और कृपाराम भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी बताना है। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी स्वामी हरिदास ने? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्वामी हरिदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी, सही उत्तर हो जाएगा इसका ए बी सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास, स्त्री विमर्श पर कौन कौन से उपन्यास हैं? समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। इनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी, बी और डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण नहीं है, दंत्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? ड, ढ, द, ध, ड, ढ। मैं भी बोल के देखने लग गया हूं। कौन कौन सा इनमें से दंत्य वर्ण है बताना है हमें, ठीक है। ड, ढ, द, ध। तो कौन कौन से दंत्य वर्ण हैं इसमें? दंत्य वर्ण है इनमें से द और ध, ठीक है। ये द ध वाली जो लाइन है ये दंत्य वर्ण की है, त थ द ध न, ये सारे दंत्य वर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल सी और डी। अगला प्रश्न है,
गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। इनमें से कौन कौन से हैं जो गिरिराज किशोर ने लिखे हैं? गिरिराज किशोर ने इनमें से लिखे हैं जुगलबंदी और लोग। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया क्या क्या है? हताश और आत्मपरक नायकों की, बी अकेलेपन और अलगाव की, सी प्रतिरोध और विद्रोह की, या डी राष्ट्रीय चेतना की। निर्मल वर्मा ने जो कहानियां लिखी हैं वो ज्यादातर किस पृष्ठभूमि में लिखी हैं? तो इसमें से हमें बताना है ए अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध, इसमें हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से होना चाहिए ए और बी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया, हाँ ए और बी ही सही है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। रस के संबंध में कहा गया है, रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बी रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस को अलौकिकत्व का समर्थन किया है, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। इन चारों में से कौन कौन से